कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका प्रेम सर के इस चैनल पर। तो इग्नू के जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आज मैं लेकर आई हूँ बीपीएससी 114 भारतीय राजनीतिक चिंतन पार्ट 2। हमारा ये आज का सेशन पिछले 5 साल के पीवाईक्यू प्रश्न पर आधारित है। तो दोस्तों, ये पिछले साल के पेपर्स आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके सारे एमवीवीआई क्वेश्चन को लर्न करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला प्रश्न है,
उन्होंने चेतावनी दी थी कि पश्चिमी शैली का राष्ट्रवाद अनिवार्य रूप से साम्राज्यवाद और युद्ध की ओर ले जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका ने उनके इस डर को पुख्ता किया और राष्ट्रवाद एक सामूहिक पागलपन है। तो टैगोर को प्रथम विश्व युद्ध की जो विभीषिका थी उनके इस डर को पुख्ता कर दिया कि राष्ट्रवाद जो है एक सामूहिक पागलपन है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में चेतावनी और इसे समझने का प्रयास करते हैं। टैगोर चाहते थे कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल ब्रिटिश सत्ता को हटाना न हो बल्कि भारतीय समाज को आंतरिक रूप से स्वतंत्र बनाना हो। वे अंध देशभक्त के विरोधी थे और चाहते थे कि भारत दुनिया के लिए ज्ञान का द्वार बने, विश्व भारती बने। अतः टैगोर का विचार विश्व मानव और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर टिका हुआ था। वे एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। आज के दौर में उग्र राष्ट्रवाद की चुनौतियों को समझने के लिए टैगोर के विचार सबसे प्रखर मार्गदर्शक थे। उनके जो विचार हैं क्या थे? प्रखर मार्गदर्शक। किसके विचार थे? टैगोर के। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अपना पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस्लामी समुदाय पर इकबाल के विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। मोहम्मद इकबाल का चिंतन इस्लामी समुदाय उम्मा के पुनर्जागरण और उसकी आध्यात्मिक पहचान पर केंद्रित था। उन्होंने मुस्लिम समाज की तत्कालीन जड़ता और निराशा को दूर करने के लिए खुदी स्वत्व का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। इकबाल का तर्क था कि मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर ईश्वर का प्रतिनिधि खलीफा बनना चाहिए। ईश्वर का क्या बनना चाहिए? प्रतिनिधि यानी खलीफा बनना चाहिए। तो चलिए इकबाल ने पश्चिमी राष्ट्रवाद की कड़ी आलोचना की। क्या क्या की इसको जानते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्रवाद भौगोलिक सीमाओं और नस्ल पर आधारित है जो मानवता को विभाजित करता है, और इसके विपरीत वे वैश्विक इस्लामी बंधुत्व के पतझड़ थे जहां समुदाय का आधार मिट्टी नहीं बल्कि साझा विश्वास और तौहीद यानी एकेश्वरवाद हो। तो एकेश्वरवाद में क्या क्या आता है? साझा विश्वास और तौहीद, इसी को क्या बोलते हैं? एकेश्वरवाद। उनके अनुसार इस्लाम केवल एक व्यक्तिगत धर्म नहीं बल्कि एक पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जो न्याय और समांतर पर आधारित है। इकबाल का चिंतन अंततः भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान और उनके लिए एक सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की तलाश बन गया। उन्होंने तर्क दिया कि एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए समुदाय को अपनी रूहानी जड़ों की ओर लौटना होगा। समुदाय को क्या होगा? अपनी रूहानी जड़ों की ओर लौटना होगा और आधुनिक विज्ञान के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, और उनके विचारों ने ही आधुनिक इस्लामी राजनीति और पहचान को एक बौद्धिक आधार प्रदान किया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना छठा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सावरकर के प्रमुख राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए अब हम लोग सावरकर के बारे में जानेंगे। विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर के राजनीतिक विचार मुख्य रूप से संस्कृति, राष्ट्रवाद और भारत के सैन्य सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उनके चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हिंदुत्व की अवधारणा है जिसे उन्होंने एक भौगोलिक, नस्लीय और सांस्कृतिक पहचान के रूप में परिभाषित किया है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि सावरकर के चिंतन के मुख्य तर्क कौन कौन से तर्क दिए हैं सावरकर ने। तो चलिए इसे एक एक करके अब हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हमारा पहला तर्क है हिंदुत्व की परिभाषा। तो सावरकर के अनुसार हिंदू वह है जो सिंधु नदी के समुद्र तक की भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है।
हिंदू जो है भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। हिंदू जो है वही है जो कि किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व केवल हिंदू धर्म मजहब नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग उनके सेकेंड तर्क, जो कि है हमारे हिंदू राष्ट्रवाद और सैन्यीकरण। उन्होंने तर्क दिया कि अहिंसा की नीति राष्ट्र को कायर बनाती है। अहिंसा की नीति क्या करती है, राष्ट्र को कायर बनाती है। उनका प्रसिद्ध नारा था राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण। तो यह एकदम प्रसिद्ध नारा था उनका, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण। और यह नारा किसका था, बीडी सावरकर का, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण। मैं इसे बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये मुख्य बिंदु आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आपको एग्ज़ाम में इसे याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। इसी में वे भारत को एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में देखना चाहते थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उनके अगले तर्क, जो कि हैं सामाजिक सुधार। सावरकर ने जातिवाद और छुआछूत को हिंदू समाज की कमजोरी माना है। सावरकर ने क्या माना है, जातिवाद को, छुआछूत और हिंदू समाज की कमजोरी, किसको माना है, छुआछूत को। उन्होंने सप्त बंदियों जैसे रोटी बेटी बंदी को तोड़ने का आह्वान किया ताकि एकजुट और अभेदय हिंद समाज का निर्माण हो सके। तो उन्होंने क्या किया, सप्त बंदियों जैसे कि रोटी बेटी बंदी को तोड़ने का आह्वान किया। और उनके इस आह्वान का कारण यह था कि सब एकजुट और अभेदय हिंदू समाज का निर्माण हो सके। अतः सावरकर के दर्शन एक ऐसे संगठित और सशक्त राष्ट्र की कल्पना करता है जो अपनी प्राचीन जड़ों पर गर्व करे और अपनी रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहे। तो चलिए हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंडिता रमाबाई के नारीवाद के विचार पर चर्चा कीजिए। अब हम लोग आते हैं पंडिता रमाबाई के बारे में जानेंगे। तो पंडिता रमाबाई का नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज और धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध एक बौद्धिक विद्रोह था। उन्होंने एक ऐसे समय में महिलाओं के अधिकारों की बात की जब स्त्री शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता को वर्जित माना जाता था। रमाबाई का नारीवाद केवल समानता की मांग नहीं था बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता चेतना की खोज थी। क्या थी, महिलाओं की स्वतंत्रता यानी उसकी चेतना की खोज थी। यह कौन कर रही थी, पंडिता रमाबाई। ये उनका तर्क था। उनकी सबसे बड़ी आलोचना हिंदू धर्म शास्त्रों की व्याख्या पर थी। रमाबाई का तर्क था कि पुरुषों द्वारा रचित स्मृतियों ने जानबूझकर महिलाओं को अशिक्षित और पुरुष के अधीन रखा है। उन्होंने बाल विवाह, वैधव्य के दर्द और विधवाओं के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को धर्म की आड़ में छिपा हुआ सांस्कृतिक दमन बताया है। तो पंडिता रमाबाई कहती थी कि स्त्रियों के साथ जो भी हो रहा है, जैसे कि उसको अशिक्षा और उसको मतलब बाल विवाह करवा देना, वैधव्य के दर्द, विधवाओं के साथ जो भी जुर्म हो रहा था, यह सब जो है ना जानबूझकर धर्म के नाम पर हो रहा है। यह एक सांस्कृतिक दमन है। यह पंडिता रमाबाई का कहना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि रमाबाई ने विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए मुक्ति मिशन और शारदा सदन की स्थापना की। तो मुक्ति मिशन और शारदा सदन की स्थापना किसने की, पंडिता रमाबाई ने, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। उनका दर्शन यह था कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी तब तक वे निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकेंगी। उनका कहना था कि जब तक महिलाएं जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी तब तक क्या होगा कि महिलाएं खुद से निर्णय नहीं लेगी,
वह जो है उस बारे में सोच ही नहीं सकेगी कि किसी चीज़ का निर्णय लेना है, क्योंकि उसे शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलती है तब तक हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठा सकते हैं। बिना शिक्षा के आवाज़ उठाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में, हम उस जुर्म को एक धर्म के नाम पर झेलते चले जाएंगे कि हाँ यह धर्म है, ये सबके साथ होगा। लेकिन अगर हम लोग वही शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, यह जो कि ये बिना शिक्षा के पॉसिबल नहीं है। अतः रमाबाई का नारीवाद भारतीय इतिहास में जेंडर न्याय की पहली और सबसे आखिर मुखर आवाज़ है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कर्म कांडों और समारोह पर राजा राम मोहन राय के विचारों का विश्लेषण। तो अब हम लोग आते हैं राजा राम मोहन राय पर। तो राजा राम मोहन राय कर्मकांडों, प्रतिमा पूजा और आडंबरपूर्ण समारोह के कट्टर विरोधी थे। तो राजा राम मोहन राय जो हैं किस किस चीज़ के विरोधी थे? प्रतिमा पूजा के, यानी मूर्ति के पूजा के, और आडंबरपूर्ण समारोह के कट्टर विरोधी थे। उनका संपूर्ण चित्रण एकेश्वरवाद और उपनिषदों की तर्कसंगत व्याख्या पर आधारित था। वे धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कर उसे नैतिकता और तर्क बुद्धि के सांचे में ढालना चाहते थे। तो धर्म के अंधविश्वास को मुक्त कर किस में ढालना चाहते थे? नैतिकता और तर्क बुद्धि के सांचे में। कौन ढालना चाहते थे? राजा राम मोहन राय। राजा राय का मुख्य तर्क यह था कि जटिल कर्मकांड समाज में विभाजन और शोषण का माध्यम बन गए हैं। उन्होंने बलि प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा को अमानवीय और अतार्किक बताया। किसको किसको? बलि प्रथा, सती प्रथा और मूर्ति पूजा को अमानवीय बताया। इसके अनुसार ये समारोह मनुष्य की स्वतंत्र सोच को कुचल देते हैं और उसे पुरोहित वर्ग का दास बना देते हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक ऐसे सरल धर्म की वकालत की जहां आडंबरों के बजाय ईश्वर की निराकार भक्ति और मानवता की सेवा सर्वोपरि हो। तो उन्होंने तर्क दिया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य सामाजिक एकता और व्यक्ति का नैतिक उत्थान होना चाहिए। राय ने उपनिषदों का अनुवाद इसलिए किया ताकि आम जनता स्वयं सत्य को समझ सके और बीच के बिचौलियों कर्मकांडों से मुक्त हो सके। अतः उनकी आलोचना का उद्देश्य धर्म को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध और आधुनिक बनाना है। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म को उसको नुकसान नहीं पहुंचाना था उन्हें, बल्कि उसे क्या करना था? शुद्ध और आधुनिक बनाना था, न्यू बनाना था, और एकदम प्योर बनाना था कि उसमें कोई भी गलत चीज़ ना हो, वो एक अच्छा धर्म बन जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारा 9वां इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए इसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारत के आधुनिक राजनीतिक विचारकों पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास वैश्विक हलचलों से गहराई से प्रभावित हो रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के विचारकों ने न केवल स्थानीय परिस्थितियों को ही देखा, बल्कि दुनिया में हो रहे वैचारिक परिवर्तनों को भी अपने चिंतन का हिस्सा बनाया है। तो इन्होंने जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, तो चलिए अब हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखने और जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारा पहला है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियाँ। तो इन क्रांतियों ने भारतीय विचारकों जैसे राजा राम मोहन राय के मन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बीज बोए। उन्हें तर्क दिया कि यदि पश्चिम में लोकतंत्र संभव है तो भारत में क्यों नहीं। मतलब उन्होंने तर्क दिया कि जब पश्चिम में लोकतंत्र संभव है तो भारत में क्यों नहीं है। सही बात है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं रूसी क्रांति।
तो अब आते हैं हम लोग रूसी क्रांति पे, जो कि 1917 में हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति ने भारतीय चिंतन में समाजवाद और आर्थिक न्याय के प्रति एक नया आकर्षण पैदा किया। इसने एम.एन. राय और नेहरू जैसे विचारकों को प्रभावित किया, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद में मजदूरों और किसानों के अधिकारों की बात होने लगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इन युद्धों ने पश्चिमी सभ्यता के नैतिक पतन को उजागर किया। टैगोर और गांधी ने इसी दौर में साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के खतरों को पहचानते हुए मानवतावाद पर बल दिया। अतः अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय विचारकों को एक वैश्विक दृष्टि प्रदान की, जिससे हमारा स्वतंत्रता आंदोलन केवल एक देश की आज़ादी नहीं बल्कि पूरे दुनिया से उपनिवेशवाद को ख़त्म करने की लड़ाई बन गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा 10वां इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि है सावरकर के राजनीतिक विचारों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। चलिए इस PYQ क्वेश्चन को देखते हैं और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर के राजनीतिक विचार मुख्य रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सैन्य सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उनकी राजनीति का मूल आधार हिंदुत्व की अवधारणा है, जिसे उन्होंने एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में परिभाषित किया है। तो अब हम लोग देखेंगे सावरकर के चिंतन की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें कि सबसे पहला मुख्य बिंदु है हिंदुत्व की परिभाषा। चलिए इसे देखते हैं। सावरकर के अनुसार हिंदू वह है जो सिंधु नदी के समुद्र तक भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। उन्हें हिंदुत्व को धर्म से अधिक एक सांस्कृतिक रूप में देखा। तो सावरकर ने हिंदुत्व धर्म को एक से अधिक कृतक राष्ट्र के रूप में देखा। अब आते हैं हम लोग हिंदू राष्ट्रवाद। उन्होंने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया और अखंड भारत की वकीलता की। उनका मानना था कि भारत की राष्ट्रीय पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति और साझा इतिहास से निहित है। तो अब आते हैं हम लोग सैन्यीकरण। उनके राजनीति में हिंदुओं का सैन्यीकरण एक अनिवार्य शर्त थी। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की रक्षा केवल सशस्त्र और शक्ति और वीरता से ही संभव है। तो अब हम लोग आते हैं रमाबाई के जीवन और दर्शन पर चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये सावरकर और रमाबाई वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, जो कि PYQ में बार बार आ रहे हैं। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं, वो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पंडिता रमाबाई का जीवन और दर्शन भारतीय इतिहास में स्त्री मुक्ति और साहस का एक अद्वितीय उदाहरण है। एक ऐसे युग में जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, रमाबाई ने न केवल संस्कृति में विद्वता हासिल की, बल्कि पितृसत्तात्मक समाज की जड़ों को चुनौती दी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दार्शनिक और जीवन संबंधी आयाम क्या होते हैं। तो शिक्षा और आत्मनिर्भरता। रमाबाई का दर्शन इस विचार पर टिका था कि बिना शिक्षा के महिलाएं कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। उन्होंने आर्य महिला समाज और मुक्ति मिशन के माध्यम से विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को आश्रय व तकनीकी शिक्षा प्रदान की। तो अब हम लोग आते हैं धार्मिक विद्रोह। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों में महिलाओं और निचली जातियों के प्रति भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनके दर्शन में व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता सर्वोपरि थी। उनके दर्शन में क्या थी? आत्मिक स्वतंत्रता जो है सबसे पहले था, सर्वोपरि था, जिसके कारण उन्होंने बाद में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, जो तत्कालीन समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। तो रमाबाई का जीवन संघर्ष यह संदेश देता है कि स्त्री केवल सेवा की वस्तु नहीं बल्कि एक स्वतंत्र चेतना है। उनका दर्शन आज भी नारीवाद और सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरणा देता है।
तो आज भी जो है पंडिता रमाबाई का जो संघर्ष है हमारे जीवन को एक प्रेरणा देता है कि हम लोग जो है अच्छे से और संपूर्ण रूप से अपनी आत्मिक स्वतंत्रता यानी आत्म स्वतंत्रता को सर्वोपरि माने। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कट्टरपंथी मानवतावाद की अवधारणा की व्याख्या। एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित कट्टरपंथी मानवतावाद, ये कट्टरपंथी मानवतावाद जो है एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित थी। यह एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। राय ने मार्क्सवाद और साम्यवाद की सीमाओं को पहचानते हुए एक नए मार्ग की खोज की जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामूहिक व्यवस्था की वेदी पर बलि ना दिया जाए। अब आते हैं हम लोग इस अवधारणा के प्रमुख तर्क पे, जिसमें की है मनुष्य की संप्रभुता। चलिए इसे समझते हैं। राय का मानना था कि मनुष्य ही स्वयं का मापदंड है। किसका मानना था? राय का, कि मनुष्य ही स्वयं का मापदंड है। वह किसी भी दैवीय शक्ति या राज्य का दास नहीं है। उसकी शक्ति उसकी तर्क बुद्धि में ही निहित है। उसकी जो शक्ति है वह उसके तर्क यानी कि लॉजिक में ही, उसके रीजन में ही निहित है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दार्शनिक आधार और इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह दर्शन तर्कवाद और नैतिकता पर आधारित है। राय का यह तर्क था कि जब तक लोकतंत्र नहीं आ सकता, जब तक प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्र चिंतन न अपना ले, तब तक हम लोग तर्कवाद और नैतिकता पर आधारित नहीं हो सकते हैं। तो हमें तर्कवाद और नैतिकता पर आधारित होना होगा। यह किसका कहना था? राजा राम मोहन राय का। तो दोस्तों, अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस सेशन में बनी रहूं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर सकूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। वे दलों पर आधारित राजनीति के विरोधी थे। उनका मानना था कि असली लोकतंत्र दल विहीन होना चाहिए, जहां शक्ति सीधे जनता की स्थानीय समितियों के हाथ में हो। अतः कट्टरपंथी मानवतावाद व्यक्ति को अपनी स्वयं की नियति का निर्माता बनाने का आह्वान करता है और यह भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के बीच एक वैज्ञानिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा 13वां इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो है टैगोर के महानगरीयतावाद का विश्लेषण कीजिए। तो हम लोग फिर से आए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानने के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का महानगरीयतावाद राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं के विरुद्ध एक वैश्विक चेतना का आह्वान है। टैगोर ने एक ऐसे विश्व का सपना देखा जहां विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के साथ टकराने के बजाय समन्वय और संवाद करें। क्या करें? समन्वय और संवाद। तो इसके विशेष विश्लेषण के बारे में देखते हैं। टैगोर का महानगरीयतावाद इस विचार पर आधारित है कि कोई भी संस्कृति पूर्ण नहीं है और हमें पूरी दुनिया के श्रेष्ठ विचार ग्रहण करने चाहिए। उन्होंने विश्व भारती की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, जहां पूरी दुनिया एक घोंसले के समान हो। पूरी दुनिया किसके समान हो? एक घोंसले के समान हो। तो उन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी? विश्व भारती की स्थापना की थी। उनके इस दर्शन में विविधता में एकता का भाव था। उनके दर्शन में किसका भाव था? विविधता में एकता का भाव था। वह पश्चिमी विज्ञान और पूर्वी आध्यात्मिकता के मिलन के पक्षधर थे और उनका तर्क था कि यदि हम केवल अपने राष्ट्र तक सीमित रहे तो हम मनुष्य की उस सार्वभौमिक आत्मा को खो देंगे जो पूरी मानवता को जोड़ती है। अतः टैगोर का महानगरीयतावाद एक उदार और मानवीय विश्व व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। तो टैगोर के अनुसार अगर हम केवल एक राष्ट्र तक सीमित रहे तो क्या होगा कि हम अपनी सार्वभौमिक आत्मा को खो देंगे। लोहिया भारतीय राजनीतिक चिंतन में राम मनोहर लोहिया के योगदान का परीक्षण कीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक ऐसे मौलिक विचारक थे जिन्होंने समाजवाद को भारतीय मिट्टी के अनुकूल ढाला।
उनका योगदान मुख्य रूप से समतावादी समाज के निर्माण और सत्ता के अंतिम विकेंद्रीकरण की दशा में रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोहिया का प्रमुख योगदान। कौन कौन से योगदान दिए हैं डॉक्टर लोहिया ने, जिसमें कि है हमारा पहला सप्त क्रांति का विचार। तो चलिए अब हम लोग सप्त क्रांति के विचार को देखते हैं। लोहिया ने समाज में समानता लाने के लिए 7 क्रांतियों का सूत्र दिया, जिसमें रंग भेद, लिंग भेद, जाति भेद और आर्थिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष शामिल था। किसके किसके प्रति संघर्ष था? रंग भेद, लिंग भेद, जाति भेद और आर्थिक समानता। अब आते हैं हम लोग चौखंबा राज्य के ऊपर। दूसरा हमारा मुख्य बिंदु है चौखंबा राज्य। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए चौखंबा राज्य की कल्पना की। गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। चौखंबा राज्य में कौन कौन से आते हैं? पहला गांव, दूसरा जिला, तीसरा प्रांत और चौथा केंद्र। उनका तर्क था कि जब तक प्रशासन की शक्ति निचले स्तर पर नहीं जाएगी, लोकतंत्र केवल कागजी ही रहेगा। और हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है अंग्रेजी हटाओ और जाति तोड़ो। तो तीसरा मुख्य बिंदु क्या है? अंग्रेजी हटाओ और जाति तोड़ो। तो चलिए देखते हैं कि लोहिया का मानना था कि अंग्रेजी भाषा में एक नया संभ्रांत वर्ग पैदा कर रही है, जो आम जनता से कटा हुआ है, और उन्होंने पिछड़ों को सत्ता में उचित भागीदारी देने के लिए जाति तोड़ो आंदोलन पर बल दिया। तो लोहिया का चिंतन आज भी भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के सबसे सशक्त आधार के रूप में जीवित है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 15वां इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो है हिंदू समाज में जाति और जेंडर के बारे में रमाबाई की आलोचना का परीक्षण कीजिए। तो चलिए इसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पंडिता रमाबाई की आलोचना अत्यंत तीखी और यथार्थवादी थी। उन्होंने हिंदू समाज की उस आंतरिक संरचना पर प्रहार किया जो धर्म के नाम पर महिलाओं और निचली जातियों का दमन करती थी। तो चलिए इनके कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, जिसमें पहला बिंदु है पितृसत्तात्मक व्याख्या। रमाबाई का तर्क था कि धर्म ग्रंथों की रचना पुरुषों ने की है, इसलिए उन्होंने स्त्री को हमेशा पुरुष के अधीन और दोयम दर्जे को दिखाया है। उन्होंने बाल विवाह और वैधव्य के दर्द को इसी ढांचे में परिणाम बताया। अब है दूसरा मुख्य बिंदु जाति और जेंडर का जुड़ाव। उन्होंने महसूस किया कि जाति व्यवस्था में जो स्थान अछूतों का है, हिंदू परिवार के भीतर वही स्थान महिलाओं का है। दोनों ही स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार से वंचित हैं। तो महिलाओं की तुलना किससे की गई है? जाति व्यवस्था के स्थान में जो अछूतों से की तुलना जो है महिलाओं से की गई है। तो अब हम लोग देखते हैं शिक्षा का अभाव। उनकी आलोचना का एक बड़ा हिस्सा यह था कि समाज जानबूझकर महिलाओं को शिक्षा से दूर रखता है ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत न हो सके। रमाबाई की यह आलोचना केवल विरोध नहीं थी, बल्कि हिंदू समाज के भीतर एक संवैधानिक और नैतिक सुधार की मांग भी थी, जिसने आगे चलकर जेंडर न्याय की नींव रखी थी। आगे चल के किसकी नींव रखी थी? जेंडर न्याय की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। विवेकानंद ने भारतीय समाज को किस प्रकार पुनर्जीवित किया? चर्चा कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को उस समय पुनर्जीवित किया जब भारत औपनिवेशिक दासता और सांस्कृतिक हीनता के दौर से गुजर रहा था। जब जो है भारत अपने औपनिवेशिक दासता और सांस्कृतिक हीनता के दौर से गुजर रहा था, तो उनके वेदांत को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर युवाओं में आत्मगौरव का संचार किया गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पुनर्जीवन के प्रमुख मार्ग, जिसमें कि हमारा पहला मार्ग है व्यवहारिक वेदांत। तो चलिए इसे देखते हैं। विवेकानंद ने धर्म को केवल पूजा पाठ से निकालकर मानव सेवा से जोड़ा। उनका नारा था, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।
तो स्वामी विवेकानंद का नारा क्या था? दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसने समाज को निष्क्रिय आध्यात्मिकता से निकालकर कर्म की ओर प्रेरित किया। तो हम लोग देखते हैं अब युवा शक्ति का आह्वान। तो उन्होंने युवाओं को निर्भीकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें चाहिए। उनके इस संदेश ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक साहसी पीढ़ी तैयार की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ये है वैश्विक प्रतिष्ठा। इसमें स्टार लगा हुआ और ये सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वैश्विक प्रतिष्ठा को अच्छे से याद रखिएगा। शिकागो धर्म संसद 1893 के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति और धर्म विश्व में किसी से कम नहीं है। इससे भारतीयों के मन में मानसिक गुलामी को खत्म किया और समाज को फिर से खड़ा होने का बल दिया। किस माध्यम से? शिकागो धर्म संसद 1893 के माध्यम से। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है राष्ट्र निर्माण पर जवाहरलाल नेहरू के विचारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए राष्ट्र निर्माण एक आधुनिक और वैज्ञानिक परियोजना थी। क्या थी? आधुनिक और वैज्ञानिक परियोजना। उनका सपना एक ऐसा भारत बन गया था जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करे, लेकिन उनकी आंखें भविष्य के विज्ञान और तकनीकी पर हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्र निर्माण के स्तंभ और इसे समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला स्तंभ है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को कौन नहीं जानता? तो चलिए देखते हैं। नेहरू का मानना था कि विविधता भरे भारत में धर्मनिरपेक्षता का ही वह धागा है जो राष्ट्र को एकजुट रख सकता है। तो उनके लिए राज्य का कोई धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान था उनका। सभी धर्मों में कोई धर्म ऐसा नहीं था कि उनके लिए विशेष था, सब एकजुट था और सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद और इसे समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने गरीबी दूर करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी पंचवर्षीय योजना अपनाई। भारी उद्योगों और बांधों को उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया था? भारी उद्योगों और बांधों को। और गरीबी दूर करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेहरू ने अंधविश्वासों को छोड़कर वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया। उसका मानना था कि बिना विज्ञान के भारत कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं शॉर्ट नोट्स पर। इसमें छोटे प्रश्न हैं, छोटे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन छोटे प्रश्नों को याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार को बताइए। टैगोर का राष्ट्रवाद संबंधी विचार अत्यधिक परिष्कृत और चेतावनीपूर्ण है। वे राष्ट्रवाद को एक ऐसी संकीर्ण दीवार मानते हैं जो इंसान को इंसान से अलग करती है। ठीक है, तो ये कौन मानते हैं? टैगोर। टैगोर का तर्क था कि राष्ट्रवाद अक्सर राजनीतिक स्वार्थ के लिए पैदा किया जाता है, जो अंततः दूसरे राष्ट्रों के प्रति नफरत फैलाता है। उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह टैगोर के लिए देशभक्ति का अर्थ अपनी संस्कृति से जुड़ाव था, लेकिन वह देशभक्ति कभी भी मानवता से बड़ी नहीं हो सकती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद की बलि पर हम अपनी नैतिकता का सौदा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी नैतिकता का सौदा नहीं करना चाहिए राष्ट्रवाद की बलि पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो है लोकतंत्र और समाजवाद पर लोहिया के विचार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चिंतन
पश्चिमी समाजवाद की एकल न होकर भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक स्वदेशी समाजवाद था। उनका तर्क था कि लोकतंत्र और समाजवाद एक दूसरे के पूरक हैं। लोहिया ने चौखंबा राज्य की संकल्पना दी, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण गांव के केंद्र तक होना चाहिए। उनके अनुसार जब तक समाज का सबसे निचले तबके, पिछड़ा, दलित और महिला को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती, तब तक लोकतंत्र केवल एक औपचारिक बना रहेगा। उनका समाजवाद आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक मर्यादा और जेंडर न्याय पर भी समान बल देता है। किस पे समान बल देता है? आर्थिक समानता और सामाजिक मर्यादा पर। अगर आपको इस नोट्स को और भी अच्छे से पढ़ना है और याद करना है तो आप इस नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध नहीं, बल्कि राज्य के सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना था। उनका मानना था कि भारत जैसे बहुलवादी राष्ट्रों में धर्मनिरपेक्षता ही वह एकमात्र सूत्र है जो राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रख सकती है। नेहरू का तर्क था कि धर्म को व्यक्तिगत मामला होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ अधर्मी होना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न और उसे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने परंपरा को जड़ता के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में देखा। उनका मानना था कि भारत की शक्ति उसकी आध्यात्मिक परंपराओं में निहित है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं परंपरा पर विवेकानंद के विचार। तो इसमें जो था, भारत की शक्ति उसकी आध्यात्मिक परंपरा में निहित थी, परंतु वे उन परंपराओं के विरोधी थे जो समाज में भेदभाव या अंधविश्वास फैलाती थी। विवेकानंद ने प्राचीन वेदांत को आधुनिक कर्मवाद से जोड़ा तथा उनका तर्क था कि हमें अपनी जड़ों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें मानव सेवा के आधुनिक सांचे में ढालने की ज़रूरत है। उनके लिए परंपरा का अर्थ अतीत की दास्तां नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए आत्मसम्मान प्राप्त करना था। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा 22वां महत्वपूर्ण प्रश्न, और है संवैधानिक लोकतंत्र पर अंबेडकर के विचार। आइए इसे समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लिए संवैधानिक लोकतंत्र केवल सरकार चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक क्रांतिकारी उपकरण था। उनकी निष्ठा कानून के शासन और संवैधानिक उपचारों में थी। उनका मानना था कि लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावी प्रक्रिया में नहीं, बल्कि इस बात पर है कि वह अल्पसंख्यकों और शोषितों को कितनी सुरक्षा प्रदान करता है। अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि राजनीति लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट तब तक अधूरा है जब तक एक व्यक्ति एक मूल्य का सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत लागू ना हो जाए। तो लोकतंत्र जो है एक व्यक्ति एक वोट तथा जब तब तक अधूरा रहेगा कि जब समाज में एक व्यक्ति एक मूल्य का सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत लागू हो जाएगा, तब तक ये अधूरा रहेगा। जब ये लागू हो जाएगा तब ये पूर्ण होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उदारवादी सुधारक को और समझते हैं। आधुनिक भारत के प्रारंभिक राजनीतिक चिंतन में उदारवादी सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी का योगदान बुनियादी है। वे विचारक पश्चिमी उदारवाद के सिद्धांतों जैसे तर्कवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक सुधारों से प्रभावित थे। उनका मानना था कि राजनीतिक आज़ादी से पहले सामाजिक और शैक्षणिक सुधार अनिवार्य है। उन्होंने ब्रिटिश शासन को सीधे चुनौती देने के बजाय प्रार्थना और प्रतिवेदन के मार्ग को चुना। इन सुधारकों ने भारत में आधुनिक राजनीति की चेतना की नींव रखी और भारतीयों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति सचेत किया।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा 24वां महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये हमारा सेकेंड लास्ट है क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा MBBI है। हमारे सेशन को इसी तरह कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का वेदांत व्यावहारिक वेदांत था। उन्होंने अद्वैत वेदांत की व्याख्या को नकारा, जो संसार को केवल मिथ्या मानती थी। उनका तर्क था कि यदि ईश्वर कण कण में है तो दरिद्र और दुखी व्यक्ति की सेवा ही ईश्वर की असली पूजा है। तो स्वामी विवेकानंद का वेदांत क्या था? व्यवहारिक वेदांत था, और उन्होंने वेदांत और विज्ञान के समन्वय पर बल दिया। विवेकानंद के अनुसार वेदांत मनुष्य को निर्भीकता और आत्मशक्ति प्रदान करता है। उनके लिए वेदांत का लक्ष्य व्यक्ति के भीतर सोई हुई दिव्यता को जागृत करना था, ताकि वह समाज के उत्थान के लिए कर्मठ बने। क्या बने? कर्मठ। तो अब आते हैं हमारा 25वां और लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारे सेशन के साथ बने रहने के लिए वेरी थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग अपने 25वें प्रश्न को देखते हैं। M.N. राय की मार्क्सवाद की आलोचना। M.N. राय, जो कभी भारत में मार्क्सवाद के बड़े प्रणेता थे, बाद में इसके प्रबल आलोचक बन गए। उनकी आलोचना का मुख्य केंद्र आर्थिक नियतिवाद था। राय का तर्क था कि मार्क्सवाद मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आर्थिक ढांचे और सामूहिक व्यवस्था के अधीन कर देता है। उन्होंने महसूस किया कि साम्यवादी व्यवस्था अंततः राज्य की निरंकुशता की ओर ले जाती है, जहां मनुष्य की तर्क बुद्धि और मौलिकता समाप्त हो जाती है। राय ने मार्क्सवाद के हिंसक क्रांति के विचार के विकल्प के रूप में कट्टरपंथी मानवतावाद को प्रस्तुत किया, जो व्यक्ति की चेतना और स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है। तो फ्रेंड्स, आप ये बताएं कि M.N. राय की आलोचना का मुख्य केंद्र क्या था, और ये भी बताएंगे कमेंट में कि साम्यवादी व्यवस्था की किस ओर ले जाती है हमें, साम्यवादी व्यवस्था हमें किस ओर ले जाती है, और M.N. राय के मुख्य केंद्र कौन सा था। तो आज हमने 25 PYQ के MBBI प्रश्नों को देखा। इसमें जो जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उसे आप खास करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस नोट्स को आप बाय कर सकते हैं इसे और अच्छे से पढ़ने के लिए। तो मेरा अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो मुझे इसी तरह बनाए रखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।